आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। मनोविज्ञान की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज की क्लास एनवायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड ये आज दूसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने ये देखा था कि एनवायरमेंट क्या होता है और उसके कौन कौन से मुख्य रूप से प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में हमने जाना था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि पर्यावरण मनोविज्ञान क्या है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या है, उसके कौन कौन से स्वरूप हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया, इसके साथ साथ उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके स्कोप कौन से हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। यहाँ पर सबसे पहले आप अब तक जान ही चुके होंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है, उसको देखें तो आपको पता है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास का जो आवरण है जिससे हम घिरे हुए हैं, वो सारी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं और ये सभी चीज़ें किसी न किसी रूप में हमारे कार्य करने के तरीकों को, हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ये कभी अनुकूल रूप से प्रभावित करती हैं, कभी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। तो इसी आधार पर फिर पर्यावरण के दो स्वरूप बताए गए, पहला अनुकूल पर्यावरण और दूसरा प्रतिकूल पर्यावरण। अब अनुकूल पर्यावरण क्या होगा? तो अनुकूल पर्यावरण आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको आपके कार्य को करने में बाधा ना उत्पन्न कर रही हो, आप आसानी से उस सिचुएशन में रहते हुए अपने कार्य कर पा रहे हैं और आप बड़ी आसानी से उस परिस्थिति से अपना समायोजन स्थापित कर पा रहे हैं। तो ऐसे पर्यावरण को हम अनुकूल पर्यावरण कहेंगे। अब प्रतिकूल क्या होगा? प्रतिकूल जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। प्रतिकूल पर्यावरण में क्या होगा कि जो व्यक्ति का विकास है और व्यक्ति के क्रियाकलाप हैं, उनमें बाधा उत्पन्न होगी। जब व्यक्ति ऐसे पर्यावरण में होगा तो उसके क्रियाकलाप और उसके विकास में बाधा उत्पन्न होगी। उसे उस पर्यावरण से समायोजन स्थापित करने में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके उस परिस्थिति में वो अपना कार्य कर पाएगा। तो जब पर्सन ऐसे इन्वायरमेंट में होता है तो हम इस टाइप के इन्वायरमेंट को प्रतिकूल पर्यावरण की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर देखें, एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है और अचानक से लाइट चली जाए। तो लाइट जाने के बाद गर्मी का मौसम है और उसको पसीने आने लगे, तो क्या होगा? फिर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका कंसंट्रेशन लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा और वो सही ढंग से पढ़ नहीं पाएगा। इसके लिए फिर उसे उस परिस्थिति से समायोजन करना पड़ेगा, उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब जाके फिर वो सही ढंग से कार्य कर पाएगा। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रतिकूल पर्यावरण का उदाहरण है। उसके बाद जैसे ही लाइट मान लीजिए वापस आ जाती है तो फिर से अपना आराम से पढ़ाई कर पा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये एक अनुकूल पर्यावरण का उदाहरण हो गया। समझ में आ गया? प्रतिकूल पर्यावरण और अनुकूल पर्यावरण। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। जो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो कब आया? तो इसकी बात करें
तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका संप्रत्यय है, वो 1960 के दशक में सबसे पहले कर्ट लेविन, आल्टमैन, बेल, फिशर और लूमिस, इन लोगों ने इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किए और इनके रिसर्च का मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण और मानव व्यवहार के संबंधों को समझा जाए कि पर्यावरण कैसे मानव को प्रभावित करता है, मानव का व्यवहार कैसे पर्यावरण को प्रभावित करता है। इन चीज़ों को समझने के लिए इन सभी ने रिसर्च किया। अब इनका रिसर्च काफ़ी अच्छा रहा और इसका रिजल्ट ये आया कि फिर आगे चलकर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने, जो एपीए है, एपीए ने क्या किया कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड एक अलग डिवीजन ही बना दिया, एक अलग संभाग बना दिया। अब तक एपीए के अंडर में 52 से अधिक डिवीजन हो चुके हैं साइकोलॉजी के। तो और इस डिवीजन का नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया पर्यावरणीय मनोविज्ञान तथा जनसंख्या संभाग, डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, ये इसका नाम रखा गया। अब इस डिवीजन के बनने के बाद क्या हुआ कि लोगों की रुचि बढ़ने लगी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के प्रति लोगों की रुचि बढ़ने लगी और लोग ये देखने लगे, इस फील्ड में रिसर्च करके ये जानने का प्रयास करते थे कि सामाजिक स्तर पर जो समस्याएं बढ़ रही हैं, जैसे बहुत ज़्यादा भीड़, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जो पर्यावरणीय गुणवत्ता है उसमें जो हार्स हो रहा है, जैसे पर्यावरण में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, या पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियां सूखती जा रही हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। तो इन सभी के जो खतरे हैं, इन सभी से जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, उनके प्रति सामाजिक चेतना, इसके साथ साथ इन समस्याओं का क्या उपाय हो सकता है, उनको जानने के प्रति लोगों के अंदर काफी ज्यादा जागरूकता बढ़ी। कब? ये इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी एक अलग डिवीजन में आने के बाद इन सब फील्ड में काफी ज्यादा काम हुआ। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और पर्यावरण मनोविज्ञान के डेफिनेशन की बात करते हैं। इसके डेफिनेशन में देखें तो यहां पर बताया जा रहा है कि पर्यावरण मनोविज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें पर्यावरण का मानव के ऊपर पड़ रहे व्यवहार का, मतलब मानव के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव का मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन, और इसके अतिरिक्त पर्यावरण और मानव दोनों के बीच क्या संबंध है, इन सभी का जो अध्ययन करता है, उस विज्ञान को पर्यावरण मनोविज्ञान कहा गया। मतलब पर्यावरण का मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और मानव का व्यवहार पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहा है और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इन सभी का अध्ययन कहां पर किया जाता है? पर्यावरण मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद प्रोसोंस्की के हम डेफिनेशन को देखें तो इनका डेफिनेशन एक अधूरा सा डेफिनेशन लगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि पर्यावरण मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का और निर्मित पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब निर्मित पर्यावरण को आप कृत्रिम पर्यावरण भी कह सकते हैं। देखते हैं निर्मित पर्यावरण है क्या। तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं स्कूल्स हो गए, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, इसके साथ साथ शॉपिंग मॉल्स, फिर ऐसी जो भी चीजें हैं, इंडस्ट्रीज हो गई, उद्योग, कारखाने, जो भी चीजें मानव ने खुद से निर्मित की हैं, वो भी पर्यावरण का अंग है, लेकिन वो कृत्रिम पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। तो प्रोसोंस्की ने यही बताया कि पर्यावरण मनोविज्ञान में मानव का व्यवहार और मानव ने जो पर्यावरण निर्मित किया, मतलब जो कृत्रिम पर्यावरण है, उसके बीच में क्या संबंध है, इसका अध्ययन करते हैं। इन्होंने किसको इग्नोर कर दिया? इन्होंने प्राकृतिक पर्यावरण को इग्नोर कर दिया। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें पहाड़, पेड़ पौधे, नदियां, ये सारी चीजें आती हैं, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो इसीलिए इनका जो डेफिनेशन था वो थोड़ा सा अधूरा सा डेफिनेशन लग रहा है। इसके बाद बेल, फिशर और लूमिस ने
अपना डेफिनेशन दिया और इन्होंने जो इनका अधूरापन था उसको कवर करने की कोशिश की। इन्होंने क्या बताया कि पर्यावरण मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार या कह सकते हैं कि प्राणी के व्यवहार, जिसमें मानव भी आ सकते हैं और जीव जंतु भी आ सकते हैं, तो उसमें व्यवहार तथा प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक में जैसे मैंने बताया पेड़ पौधे, नदियां, झरने, पहाड़, ये सारी चीजें, और निर्मित पर्यावरण, स्कूल, हॉस्पिटल, उद्योग, कारखाने, इन सभी के बीच में क्या संबंध है और कैसे वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इनका अध्ययन पर्यावरण मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर हो गया इतनी चीजें? अब आइए इसके प्रमुख विषय क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि पर्यावरण मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, मतलब इसका क्षेत्र कहाँ तक फैला है, किस एरिया तक की चीजें पर्यावरण मनोविज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर देखें, पहला हेडिंग है पर्यावरणीय अध्ययन क्षेत्र, इन्वायरमेंटल स्टडी फील्ड। अब इसका अध्ययन क्षेत्र कहाँ पे है? जैसे आपने अभी ऊपर डेफिनेशन में देखा है कि भौतिक पर्यावरण, इसके साथ साथ सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों का अध्ययन, मतलब भौतिक, पेड़ पौधे, हमारा आसपास का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उस वो चीजें, इसके साथ साथ एक पर्सन, एक इंसान जिस सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी का, और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों, उसकी मानसिक स्थिति, लोगों के साथ उसका मानसिक व्यवहार कैसा है, उन सभी का अध्ययन इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में। और इसके अलावा व्यक्ति स्वयं जिस क्षेत्र से अनभिज्ञ रहता है, मतलब जो चीजें अभी पर्सन नहीं जानता है कि ये चीजें भी हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को प्रभावित कर सकती हैं, उसके बारे में भी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के अंतर जाना जाता है। जैसे आप देखें तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि वायु प्रदूषण से उन्हें मानसिक रूप से भी परेशानी हो सकती है। तो इन चीजों का भी अध्ययन पर्यावरण मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र का एक पार्ट है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जैसे वायु प्रदूषण से होने वाला तनाव, विभिन्न रोगों तथा इसके पश्चात उसका व्यवहार पर प्रभाव, व्यक्ति के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी का अध्ययन भी पर्यावरण मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें फिर जो इसका विषय क्षेत्र है उसके अंतर्गत पर्यावरण और व्यवहार के बीच क्या संबंध है, इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। मतलब अगर कोई पर्सन कोई बिहेवियर कर रहा है तो उससे पर्यावरण इफेक्ट हो रहा है, और पर्यावरण जिस रूप में इफेक्ट हो रहा है तो वो जो इफेक्ट है वो फिर वापस पर्सन को प्रभावित करता है। जैसे यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि पर्यावरण तथा जो व्यवहार है वो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, मतलब दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर देखें तो कोई पर्सन है, उसको क्या हो रहा है, उसको गर्मी लग रही है, उसको गर्मी लग रही है, और वो पर्सन फिर क्या करता है कि उसने एसी ऑन कर लिया, उसने एसी ऑन किया तो उसको जो गर्मी वाली प्रॉब्लम थी वो समाप्त हो गई। अब गर्मी वाली प्रॉब्लम तो समाप्त हो गई, लेकिन एसी से जो गैसें निकल रही हैं, एयर कंडीशन से, वो गैसें फिर पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न कर रही हैं, वायु प्रदूषण उत्पन्न कर रही हैं, और वो प्रदूषण फिर वापस इन्वायरमेंट में जाती हैं और फिर पर्सन को प्रभावित करती हैं। तो पर्सन ने क्या किया, मान लीजिए ये पर्सन है, ये एक पर्सन है और ये इसको गर्मी लग रही थी, इसने एसी ऑन किया, मतलब एसी ऑन करने के बाद उसे टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, उसे तात्कालिक राहत मिल गई, लेकिन बाद में फिर वो जो पर्यावरण प्रदूषण के रूप में चीजें निकल कर आई वो आगे चलकर फिर उसको ही प्रभावित कर रही हैं। तो दोनों के बीच में एक संबंध है और उस संबंध का भी यहाँ पर अध्ययन किया जाता है कि कैसे व्यक्ति का व्यवहार पर्यावरण में चेंजेस ला रहा है, और फिर वो जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस फिर वापस कैसे पर्सन को प्रभावित करते हैं, उस चीज को भी इसके अंदर देखा जाता है। अब यहाँ पर इसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल फील्ड में भी इसका अध्ययन किया जाता है।
संप्रत्यात्मक अध्ययन भी इसका होता है। कैसे? तो जैसे कि आपने अभी देखा कि ये दोनों एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, पर्यावरण और व्यवहार दोनों एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। और आप जानते हैं, आपने व्यवहारवाद में पढ़ा है कि पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो उद्दीपक और अनुक्रिया के द्वारा डिसाइड होता है। मतलब वातावरण में उद्दीपक होता है और व्यक्ति उस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है। और यहाँ पर पर्यावरण मनोविज्ञान में क्या किया गया है कि इन्होंने उद्दीपक से ज्यादा अनुक्रिया को महत्व दिया है। मतलब पर्यावरण में जो उद्दीपक है उससे ज्यादा उस उद्दीपक के प्रति क्या अनुक्रिया की जा रही है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है। जैसे गर्मी है, अब गर्मी क्या है? गर्मी भी एक प्रकार का उद्दीपक है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। अब गर्मी के प्रति व्यक्ति क्या अनुक्रिया कर रहा है, वो चीज क्या होगी? उस चीज पर पर्यावरण मनोविज्ञान में ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि गर्मी होने से व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित हो रहा है और उस व्यवहार के प्रति व्यक्ति क्या अनुक्रिया करता है, उस चीज का यहाँ पर ज्यादा अध्ययन किया जाता है। क्यों ज्यादा अध्ययन किया जाता है? क्योंकि जो अनुक्रिया होती है व्यक्ति की, जो पर्सन की अनुक्रिया है, वो चिंतन और व्यक्ति की विशेषताओं पर निर्भर करती हैं। जैसे कोई भी डिसीजन जब पर्सन लेता है, आप ही कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन आप सोच समझ कर विचार करके तब कोई डिसीजन लेते हैं। तो क्या हो रहा है? वो जो डिसीजन है वो आपकी पर्सनालिटी और आपकी थॉट्स दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है आपका डिसीजन, और वही डिसीजन फिर अनुक्रिया के रूप में सामने आता है। तो इसीलिए पर्यावरण मनोविज्ञान में उद्दीपक से ज्यादा अनुक्रिया को महत्व दिया जाता है। अब इसका और क्या विषय क्षेत्र हो सकता है? तो आगे देखें तो यहाँ पर मानव जीवन संबंधी समस्याओं का अध्ययन भी इसके अंदर किया जाता है। कौन कौन सी समस्याएं? उसमें जैसे भीड़ हो गया, प्रदूषण हो गया, कोलाहल यानी शोर शराबा हो गया, गर्मी हो गई, या स्थानिक समस्याएं, जो जहां पर पर्सन रह रहा है उसके आसपास भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इन समस्याओं का अध्ययन भी पर्यावरण मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यह भी पर्यावरण मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ पर्यावरण मनोविज्ञान का अन्य विषयों से भी काफी संबंध होता है। जो अदर सब्जेक्ट हैं वो भी पर्यावरण मनोविज्ञान से संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित होते हैं? जैसे अगर आप भूगोल की बात करें तो भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण आता है, प्राकृतिक पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत आता है और वो पर्यावरण से रिलेटेड है, और पर्यावरण मानव से रिलेटेड है तो उसका अध्ययन भी पर्यावरण मनोविज्ञान से संबंधित हो गया। इसी तरह नागरिकीय या समाजशास्त्र हो गया, या स्वास्थ्य हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गए, नगरीय योजना हो गए, ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी चीजें पर्यावरण मनोविज्ञान से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। और इससे संबंधित हैं तो जो पर्यावरण मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है उसको और ज्यादा ब्रॉड कर रहे हैं, और ज्यादा विस्तृत कर रहे हैं। पर्यावरण मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र और ज्यादा फैल रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें तो आप भीड़ का, स्थानगत व्यवहार का, अभिवृत्ति निर्माण का, अभिवृत्ति परिवर्तन का, इन सब का अध्ययन समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये सारी चीजें पर्यावरण मनोविज्ञान के अध्ययन का भी क्षेत्र हैं, क्योंकि ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब मानव व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। इसको समझें कि ये जो टॉपिक्स हैं ये समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन आपने किया, लेकिन ये मानव व्यवहार के अंतर्गत भी आते हैं। और मानव व्यवहार का हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और पर्यावरण का मानव के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी का अध्ययन करते हैं पर्यावरण मनोविज्ञान में। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये चीजें वापस आकर किससे संबंधित हैं? पर्यावरण मनोविज्ञान से संबंधित हैं। तो इस तरीके से जो और भी सब्जेक्ट हैं वो भी पर्यावरण मनोविज्ञान से किसी न किसी रूप में संबंधित हैं और इसके विषय क्षेत्र को बहुत ज्यादा फैलाव देते हैं।
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।